यह भी कोई कहानी है। लेखक गोविंद मनी, अनुवादक देवी नागरानी। हिंदी में अनुवादित कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। गोविंद मनी जी द्वारा लिखित और देवी नागरानी जी द्वारा हिंदी में अनुवादित ये कहानी लेखक और अनुवादक की अनुमति से यहाँ प्रकाशित की जा रही है। अगर आप इस कहानी को अन्य किसी भाषा में प्रकाशित करना चाहें तो कृपया अनुमति के लिए नीचे लिखे एड्रेस पर ईमेल करें। हम अन्य भाषाओं में अनुवाद करने वालों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। ये भी कोई कहानी है। मोहन ने मुझे अपने घर पर मिलने और उसके पास रात रहने की सलाह दी और मैं फौरन रजामंद हो गया। एक जमाना था जब हम दोनों का उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना और लिखना पढ़ना साथ में ही होता था। वो न सिर्फ मेरी उम्र का था, वो मेरा पड़ोसी भी था। बचपन से लेकर मैट्रिक तक दोनों साथ रहे थे। मैट्रिक पास करने के पश्चात मैं जाकर कराची में कॉलेजी दुनिया में दाखिल हो गया। उसका बाप दाल रोटी वाला जरूर था, पर कॉलेज के कमर तोड़ते खर्च भर सके ऐसी उसकी हैसियत न थी। मोहन कुछ वक्त बेरोजगार रहने के बाद भी PWD में मुलाजिम बन गया। हम एक दूसरे से जुदा होकर न मिलने वाली राहों पर आगे बढ़ते रहे। सालों बाद हम एक दूसरे के साथ गले मिले तो सिंध में नहीं बल्कि अहमदाबाद के गांधी चौक में मिले। हमारे बिछड़ने के लंबे अरसे में दुनिया न जाने कितनी करवटें बदल चुकी थी। वो डिपार्टमेंटल परीक्षा पास करके रोड डिवीजन का हेड क्लर्क बन गया और मैं साहित्य और सेवा के चक्कर में फंस कर न घर का रहा न घाट का। उसका घर मणिनगर में था। उसने बस में मेरे बगल में बैठते हुए पूछा, तुमने शादी की है? मैंने हंसते हुए कहा, मैं जिंदगी में अभी तक खुद को बसा हुआ नहीं समझता। किसी भी कन्या को राहों में भटकाना मुझे पसंद नहीं। वो विस्मय में पड़ गया। कुछ और मुझसे पूछे उसके पहले मैंने अपना सवाल उसके सामने रखा, तुमने तो जरूर शादी की होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी का भाव उभर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक बेटी भी है, रेखा, जो 5-6 सालों की हुई है। बात खत्म होने के पश्चात भी वह मुस्कुराता रहा। मैं तुम्हें शादी पर आने का निमंत्रण जरूर देता, पर देशांतर गमन के दौरान ये होश बरकरार रखना कि कौन कहाँ है जरा कठिन था। मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा, मतलब? तुम्हें लिखने और तकरीरें करने से फुर्सत ही कहाँ रहती? वह हंसा और मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। हम उसके घर के बरामदे में दाखिल होने के थे तो रेखा आकर अपने पिता से लिपटते हुए कहने लगी, दादा, तुम पाकिस्तान से गाय लाए क्या? मोहन ने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, हमारे पड़ोसी ने कल एक गाय ली है। रेखा ने कहा, मुझे भी गाय चाहिए। मैंने उसे टालने के लिए कहा, हमारी गाय पाकिस्तान में है। कहने लगी, पाकिस्तान से गाय ले आओ। मुझे हंसी आ गई। रेखा ने फिर सवाल दोहराया, तुम पाकिस्तान से गाय ले आए क्या? बाप ने नीचे बैठकर बेटी की बाहें अपने गले के चारों ओर मोड़ते हुए कहा, कल जरूर लाऊंगा। आज तुम अपने चाचा से मिलो। नमस्ते करो बेटे। रेखा ने अपनी नाजुक बाहें मोहन के गले से आजाद कराते हुए अपने कोमल हाथ मेरी ओर जोड़ते हुए कहा, चाचा नमस्ते। मेरे हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़े। मैंने उसे गोद में उठा लिया और स्नेह से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रेखा। मम्मी मुझे
रेखा रानी कहकर बुलाती है। मैंने बेअख्तियारी उसका दायां हाथ अपने गले के पीछे मोड़ते हुए खींचकर उसे छाती से लगाया। मोहन ने हंसते हुए कहा, लेखक महोदय, शादी बंधन सही, पर उसकी अपनी नियामतें हैं। मुझमें उसकी बात काटने की हिम्मत न थी। चुपचाप निहायत ही नजाकत के साथ रेखा को जमीन पर उतार दिया। वो दौड़ती हुई घर के भीतर भाग गई। मैं एक टक उसी ओर देखता रहा। मोहन ने मेरे मन की अवस्था समझकर बात का रुख बदलते हुए कहा, पिताजी कहा करते थे, जब मक्खन था तब दांत नहीं थे, अब दांत है तो मक्खन नहीं है। मैं अभी भी उसी दरवाजे को ताक रहा था, पर मोहन ने जब मुझे भीतर चलने को कहा तब मैंने खुश्क आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं यहीं बैठता हूं। ऐसा कहते हुए मैं बरामदे में पड़ी सन की रस्सी से बुनी खाट की ओर बढ़ा। मैं खाट तक पहुंचा। उससे पहले घूंघट ओढ़े एक नारी चादर हाथ में थामे हुए खाट के पास पहुंची। मोहन ने उससे चादर लेते हुए कहा, मुंह की ढकली है, ये मेरा दोस्त है भाई से बढ़कर। नारी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही घूंघट ऊपर उठाया। चुपचाप मोहन को चादर बिछाने में मदद करती रही और फिर मेरी ओर मुखातिब रेखा से तकिया लेकर खाट के सिराने रखा और फिर भीतर चली गई। रेखा को देखते ही मैं जान गया था कि मोहन की पत्नी सुडौल और अच्छे नयन नक्श वाली होगी। नारी के हाथ और पांव को देखकर जाना कि वो गोरी भी थी। मैं खाट पर बैठा और मोहन कपड़े बदलने अंदर चला गया। रेखा धीरे धीरे रुक रुक कर मेरी ओर बढ़ी। मेरे पास पहुंचकर पूछा, मैं अपनी गुड़िया दिखाऊं? मैंने झट से कहा, हाँ हाँ ले आओ। रेखा जब वापस आई तो उसके हाथों में गुड़िया नहीं, मिठाई की प्लेट थी। घूंघट ओढ़े पीछे से उसकी मां तिपाई ले आई। मोहन ने टॉवल मेरी ओर बढ़ाया। मैं हाथ मुंह धोकर फिर खाट पर बैठा तो रेखा हाथ में गुड़िया ले इखलाती बलखाती मेरे पास आई। मैंने उससे गुड़िया लेते हुए कहा, बहुत सुंदर है। रेखा ने पूछा, मुझसे भी सुंदर है? मैं एक पल के लिए तो लाजवाब हो गया। मैंने मिठाई का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बहुत अच्छी हो। रेखा मिठाई न लेकर पीछे की ओर खिसकती रही। ले लो बेटे, ये तुम्हारा चाचा है ना? मोहन ने उससे कहा। रेखा ने मिठाई ली। गुड़िया मेरे पास ही छोड़कर घर के भीतर चली गई। जब वो बाहर आई तब दूर से ही पूछती आई, तुम मुझे कहानी सुनाओगे? मैंने उसका हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे कहानी आती ही नहीं। मम्मी कहती है तुम्हें बहुत कहानियां आती है। तुम्हारी मम्मी को कैसे मालूम हुआ? मैंने आश्चर्य से पूछा। जवाब मोहन ने दिया, मेरी श्रीमती किताब पढ़ने का शौक रखती है। मैंने तेरी इतनी कहानियां नहीं पढ़ी जितनी उसने पढ़ी। मैंने हंसकर कहा, फिर भी मुझसे पर्दा करती है? कहती है अगली बार जरूर घूंघट हटाएगी और आपसे कहानियों के बारे में कुछ सवाल भी पूछेगी। मोहन ने उत्तर दिया। मेरी जबान से बेअख्तियार निकल गया, आज क्यों नहीं पूछती? रेखा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, कहानी सुनाओगे? जरूर, तो फिर सुनाओ। सोते वक्त सुनाऊंगा। सोते वक्त तो मम्मी मुझे कहानी सुनाती, तुम अभी सुनाओ। आज तुम मम्मी की बजाय मुझसे कहानी सुनना, फिर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। मैं अब बगले झांकने लगा, पर मोहन मददगार बना। ये रोज माँ से कहानी सुनती है और फिर माँ के पास ही ढेर बनकर पड़ी रहती। मैंने हंसते हुए रेखा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मेरे साथ सो जाना। रह रहकर रेखा मुझे कहानी सुनाने का वादा याद कराती रही। रेखा की माँ खाना खाते वक्त मेरे सामने आई, पर पहले से भी लंबा घूंघट निकालकर। मुझे एक तरफ उसका घूंघट खटक रहा था कि उसमें छुपी एक सुंदर नारी नहीं, एक श्रद्धालु पाठक से रूबरू होने की आतुरता भी
दूसरी तरफ बढ़ गई थी, पर जवान इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं उससे कुछ बतिया सकूं। खाना खाने के पश्चात मोहन ने कहा, खाना खाने के बाद पान खाने की आदत तो जरूर अपनाई होगी। अभी नहीं, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। हमें तो आदत है, पान न खाए तो खाना हजम नहीं होता। यूं कहकर वह बरामदे से नीचे उतरने लगा। कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा। उसने कहा, चलो तो पान भी खाएं और 2-4 कदम भी चलाएं। रेखा ने दौड़कर पिता की उंगली थामी और कहा, दादा मैं भी चलूंगी। मैंने बरामदे वाली खाट की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम जाओ, मैं बैठा हूं। रात के खाने के बाद मुझे घूमने की आदत नहीं। रेखा ने पिता को खींचते हुए कहा, तुम्हारे लिए पान लाऊं? जरूर, मैंने खाट पर बैठते हुए कहा। उनके जाने के बाद मेरा दिल उस श्रद्धालु पाठक का चेहरा देखने और 2 शब्द बतियाने के लिए आतुर हो उठा। मैं खाट से उठकर घर के भीतरी हिस्से की ओर बढ़ा। अचानक पीछे से आवाज आई, मीठा पान खाओगे या सादा? मैंने चौंक कर पीछे देखा। रेखा आधे रास्ते से दौड़ती हांफती आई थी। मैंने हड़बड़ाहट में कहा, मीठा मीठा पान लाना। रेखा जैसे आई थी वैसे दौड़ती हुई चली गई। अब घर में भीतर जाने की मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैं बरामदे के पास ईंटों के बने चबूतरे पर टहलता रहा। रेखा की माँ एक बार फिर मेरे सामने आई, हाथ में दूध का गिलास लिए हुए। उसका घूंघट कायदे से कायम रहा। मैंने उसके हाथ से दूध का गिलास न लेते हुए कहा, मैं दूध नहीं पीता। वो मुड़कर लौटने को ही मैंने हंसते हुए कहा, भाभी आपको मेरी कौन सी कहानी पसंद है? भाभी लफ्ज पर वह रुकी, पर और कुछ न सुनकर जवाब देने के बजाय वो जल्दी जल्दी भीतर चली गई। सोते वक्त रेखा मेरे बिस्तर पर आए बैठी। मैं हाथ के सिराने एक बाजू लेटा हुआ था। मेरी कमर पर चढ़ने की कोशिश करते हुए कहने लगी, चाचा कहानी सुनाओ, फिर तुम मेरे साथ सो जाओगी? हाँ, मम्मी से पूछकर आई हूं। मैं सीधा होकर सो गया और वो कोहनियां मेरी छाती पर रखकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों पर टिकाकर मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने शुरू किया, एक था राजा, फिर खाता था काजू। उसने बात आधे में ही काटते हुए कहा, ये कहानी मैंने कई बार सुनी है। मैंने थोड़ा सोच विचार करके कहा, एक था राजा, उसकी औलाद ही नहीं थी। ये कहानी मम्मी ने मुझे सुनाई है। मैं फिर सोचने पड़ गया। उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, चाचा कहानी सुनाओ ना। मैंने गला साफ करते हुए कहा, एक था राजा, उसकी 7 बेटियां थी। वो खफा होते हुए बोली, ये कहानी भी सुनी हुई है। मैंने हार मानते हुए कहा, मुझे और कोई कहानी नहीं आती। मम्मी तो कहती है तुम कहानियां बनाते हो, मुझे राजाओं की कहानियां नहीं आती। अचानक उसने कहा, मैं कहानी सुनाऊं? सुनाओ। ये कहानी मम्मी ने आज मुझे सुनाई है। सुनाओ तो सही। पाकिस्तान के एक गांव में एक लड़की रहती थी। चाचा पाकिस्तान बहुत दूर है ना? हाँ, तुम कहानी सुनाओ। वहां एक लड़का आया उस गांव में, उसके नाना नानी का घर था। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, वे दोनों साथ खेलते थे। अजड़न दाजड़न खेल खेला करते थे। अजड़न दाजड़न खेल क्या होता है चाचा? तुमने अपनी मम्मी से नहीं पूछा? उसने कहा, अपने चाचा से पूछना। जैसे तुम गुड्डे गुड्डियों के साथ खेला करती हो, वैसे ही पहले गांव में लड़के लड़कियां गुड्डे गुड्डी बना करते थे। लड़के लड़कियां गुड्डा गुड्डी बना करते थे, फिर क्या होता था? तुम अपनी कहानी सुनाओ। उसने कुछ पल रुक कर कहा, लड़का लड़की का दूल्हा बना। लड़के ने लड़की से कहा, मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। शादी क्या होती है चाचा? अपनी मम्मी से पूछकर आओ, मम्मी नहीं बताती है। तुम पहले अपनी कहानी सुनाओ, फिर बताऊंगा। लड़का जब वहां जाता था तब लड़की को ऐसे कहता था। मेरे मुंह से बेअख्तियार निकल गया। फिर क्या हुआ? वो कॉलेज में गया। कॉलेज क्या होता है?
मैंने उतावलेपन में कहा, तुम कहानी सुनाओ। लड़के ने लड़की को बुला दिया। फिर लड़की आस लगाए बैठी रही। आस क्या होती है चाचा? मेरे चेहरे पर पसीना तरा है। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, फिर आखिर क्या हुआ? उसने लफ्जों के उच्चारण पर जोर देते हुए कहा, लड़का फिर नहीं लौटा और लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी दूसरी जगह कर दी। मैं ठगा सा रह गया। मेरी जुबान को ताले लग गए। उसने शरारती अंदाज में कहा, कहानी खत्म हुई, अब एक आना दो। आना रुपए का 10वां हिस्सा होता है। मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, ये भी कोई कहानी है? मैंने भी मम्मी को यही कहा। मम्मी ने पहली बार ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें लड़के लड़की की शादी नहीं हुई। मैंने मम्मी से पूछा, लड़के का क्या हुआ? क्या कहा? मैंने घुटन भरे आवाज में पूछा। कहा, पहले लड़का बहुत दूध पीता था, अब बिल्कुल नहीं पीता। मैं बेअख्तियार उठ बैठा। मेरी हालत उस आदमी की तरह थी जिसे सांप ने डसा हो और जहर उसकी रग रग में फैलकर उसके सभी अंगों को पीड़ा दे रहा हो। उसी वक्त मोहन बाहर निकला। मुझे परेशान देखकर कहा, रेखा ने तुझे काफी परेशान कर दिया। मैंने रुमाल से चेहरा पोंछते हुए पूछा, गांधी चौक की तरफ बस चलती होगी? उसने घड़ी देखते हुए कहा, 10:30 बज गए, बंद हो गई होगी। पर क्यों? मैंने खाट छोड़ी और उठकर खड़ा हो गया। कहा, टैक्सी मिलेगी? मुझे किसी से जरूरी मिलना। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम यहाँ रात रहने का वादा करके आए हो? सुबह वो बड़ौदा चला जाएगा। मैंने खड़े खड़े कहा। रेखा ने रोती सी आवाज में कहा, चाचा तुम जा रहे हो, मेरे साथ नहीं सो पाओगे? मोहन ने कहा, लेखक होना भी मुसीबत है। मैंने रेखा से कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? उसने बेझिझक होकर कहा, मम्मी चलेगी तो मैं भी चलूं। मेरा मन खराब हो गया। मोहन ने कहा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, स्टेशन रोड के पास शायद कोई टैक्सी मिल जाए। कहते हुए वो भीतर चला गया। मैंने रेखा को गोद में लेते हुए कहा, मम्मी से कहना कि लड़की लड़के से शादी करके दुखी होती, अब वह बहुत सुखी है। बरामदे के दरवाजे की ओर से जनानी आवाज आई। गोया वो खुद से बात करते हुए कह रही थी, स्त्री को सुख नापने का अंदाज मर्दों का न्यारा है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मोहन कपड़े बदल कर आया और साथ में मेरी वेस्ट कोट भी लेता आया। मैं उसे पहनते हुए बरामदे से नीचे उतरा। मोहन ने हंसते हुए कहा, सुबह को उससे मिल न सकोगे? नहीं, कहते हुए मैं आगे बढ़ा। मेरे पीछे आते आते मोहन कहता रहा, छुटपन वाली जिद की आदत आज भी तुम में मौजूद है। पीछे से रेखा की आवाज है, चाचा टाटा, फिर कब आओगे? मैंने बिना मुड़े हाथ के इशारे से उसे अलविदा कहती। बहुत बहुत शुक्रिया।